हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। अपने से कई गुना बड़ी फौजी ताकत भारत को मैदान जंग में शिकस्त देने का 1 साल मुकम्मल। 1 साल में भारत और पाकिस्तान ने इस जंग के बाद दुनिया में क्या खोया और क्या पाया। सिफारती और माशी महाज पर पाकिस्तान को क्या कामयाबियां मिली। चीन और दूसरी सुपर पावर्स का इस जंग में क्या किरदार रहा। सदर ट्रंप का जंग रुकवाने का क्रेडिट हिंदुस्तान के लिए कितना बड़ा धचका था। इस 1 साल में जो कुछ हुआ इस पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा सदर ट्रंप अमरीकी अवाम के लिए एक अच्छी डील करने जा रहे हैं। तर्जमान अमरीकी वजारत खारजा का बयान सामने आ गया। पाकिस्तान आइंदा हफ्ते ईरान मुज़ाकरात के दूसरे दौर की मेजबानी करेगा। सदर ट्रंप के चीन दौरे से कबल एक इब्तिदाई मुआहदा तय पा सकता है, तुर्क मीडिया का दावा। मुज़ाकरात की खबरों से आलमी मंडी में तेल की कीमतों में बड़ी कमी हो गई। इस अहम पेशरफ्त पर भी बात करेंगे। इसके अलावा दुनिया में सबसे बड़ी जमहूरियत होने के दावेदार मुल्क भारत यक जमाती निज़ाम का मुल्क बन गया। मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की वजीर आला का 15 साला इक़्तिदार खत्म। मोदी की पार्टी इलेक्शन में कामयाब हो गई। भारत की 23 रियासतों पर इंतहा पसंद जनता पार्टी इक़्तिदार पर काबिज। ऑपोजिशन जमातों का इलेक्शन में धांधली का इल्जाम। क्या भारत जमहूरी मुल्क के बजाय सिविल डिक्टेटरशिप की तरफ चला गया है, इस पर भी बात करेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन 1 एवेन्यू के मामले में अपने खिलाफ सोशल मीडिया पर फेक कैंपेन चलाने पर साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक पीका एक्ट के तहत मुकदमे के लिए साइबर क्राइम एजेंसी पहुंच गए। जबकि सर्विंग वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने भी अपने बेटे का कारोबार से मुतल्लिक सोशल मीडिया में खबरों पर मुकदमा करने के लिए नोटिस दे दिया। साबिक और मौजूदा वज़रा का क्या इशू था, इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले इस वक्त बात कर लेते हैं, 1 साल गुजर गया है मार्काए हक को और इस बड़ी कामयाबी, इसको हम कहेंगे कि एक गेम चेंजर, एक टर्निंग पॉइंट जो है वो रहा है ये पाकिस्तान की तारीख के लिए। इसके बाद पाकिस्तान ने क्या खोया क्या पाया, भारत को इससे जो है वो क्या हजीमत उठानी पड़ी, उसके बाद जो है वो स्ट्रेटेजिकली और डिप्लोमेटिकली जो है उनको कहाँ कहाँ जो है वो शिकस्त खानी पड़ी, इस पर बात कर लेते हैं। क्लासा साहब से ही पूछते हैं कि वो कैसा देख रहे हैं इस 1 साल के बाद आज हम कहाँ खड़े हैं और भारत कहां खड़ा है। जी क्लासरा साहब, ये बड़ा एक अहम इशू है, बड़ा एक ऐसा टॉपिक है जिस पे घंटों बात हो सकती है और जिस पे डिबेट हो सकती है और होनी भी चाहिए। 1 साल पहले पाकिस्तान कहां खड़ा था और आज कहां खड़ा है, या इंडिया कहां खड़ा था आज कहां पे खड़ा है, दैट्स वेरी एक वाइटल क्वेश्चन। और आने वाले कई बरसों में मेरा ख्याल है इस पे बड़ी बहसें होती रहेंगी, इस पर रिसर्च होती रहेगी, डॉक्यूमेंटेशन होती रहेगी, टॉपिक्स शोज होते रहेंगे, किताबें लिखी जाती रहेंगी, मुख्तलिफ दावे होते रहेंगे। सो ये बहुत बड़ी एक वार थी जिसने पिछले साल बहुत सारी चीज़ों को चेंज किया है, हमें भी किया है, डेफिनेटली इंडिया को भी चेंज किया है। हम स्टार्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान को कैसे चेंज किया, देन वी विल कम टू इंडिया एज वेल। पाकिस्तान ने क्या गेन किया, या इंडिया ने इवन हम समझते हैं बहुत सारा लूज किया, वो समझते हैं हमने गेन किया है। अब उन्होंने कैसे पॉलिटिकली तौर पर गेन किया है, हमने कैसे इंटरनेशनल तौर पर गेन किया या लोकली तौर पर। दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग स्टडीज। आई विल ट्राई टू बी ऑब्जेक्टिव कि इसको थोड़ा सा इन तमाम दोनों मामलात को देखा जाए। एक तो ये चीज़ ये है, मैं ये समझता हूँ, नॉट बीइंग ए पाकिस्तानी, एक अगर थोड़ा सा आप डिस्टेंस से भी देखें, इस जंग में जो सबसे बड़ा बेनिफिशरी रहा है वो पाकिस्तान रहा है। सही। और वो इसलिए रहा है कि जनाब के पाकिस्तान को एक कभी भी एक सीरियस मतलब कि एक उसको नहीं लिया गया था। इंडिया ने भी कभी नहीं लिया था, दुनिया भी कभी नहीं लेती थी कि पाकिस्तान, शायद हम भी अपने आप को इतना बड़ा वो नहीं समझते थे कि इंडिया की माइट क्या, कि हमारी स्टैब्लिशमेंट, हमारी फौज जो है वो खड़ी होकर कन्वेंशनल वार जो है वो लड़ सकेगी। और इसलिए हम न्यूक्लियर ऑप्शन की हमेशा बात करते थे कि जनाब कि अगर हमें जरूरत हुई तो हम खुदा ना खास्ता हम न्यूक्लियर चले जाएंगे, क्योंकि हम समझते थे कि इंडिया की आर्मी माइट और उनकी फोर्स के सामने शायद हमारी कन्वेंशनल जो मतलब एबिलिटीज हैं वो उतनी ज़्यादा नहीं है। सो एक चीज़ तो ये थी। अच्छा, दूसरी ये चीज़ थी कि उस वक्त अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान में इमरान खान साहब, PTI वगैरह सारा एक बहुत बड़ा दबाव भी था, एस्टेब्लिशमेंट में भी था, एक ट्विटर, सोशल मीडिया, पार्लियामेंट, हुकूमत भी अंडर प्रेशर थी बड़ी हद तक कि जनाब के आप जो है वो मतलब आप डिलीवर नहीं कर पा रहे, रिगिंग के इल्जाम और 100 चीज़ें थी। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रहा हूँ, फिर हमें समझ आएगी कि ये अचीवमेंट्स किस हवाले से आई है। और तीसरी चीज़ ये थी वहाँ पर ये समझा गया, जो बहुत सारे कुछ सर्कल्स ने सोशल मीडिया पे बातें भी की, कि शायद जो पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट जो फौज जो है वो एक उसका पॉलिटिकल रोल है, जो असल उसका रोल है एक मतलब है डिफेंडिंग द बॉर्डर्स एंड स्पेशली इंडिया के साथ अगर कोई
जो आपकी जंग होती है तो वहाँ वो कैसे परफॉर्म करेगी। सो देयर हैज बीन लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म। या ये कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं तो सीक्रेट बता रहा हूँ कि वो भी उन पे थी कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा इस पॉलिटिक्स में रहती है, मेकिंग ब्रेकिंग में रहते होते हैं, वो भी चीज़ें उन पे आ रही थी। इन द गिवन सिचुएशन ऑल ऑफ सडन एक जंग शुरू हुई। ऑल ऑफ सडन तो नहीं हुई, मतलब 1 महीना पहले से उन्होंने वो कहना शुरू कर दिया था पहलगाम के बाद कि पाकिस्तान ने किया है या जो भी किया है। उस वक्त तक भी लग रहा था कि पाकिस्तान इज ऑन द डिफेंसिव साइड। हम कोशिश कर रहे थे, पाकिस्तान ने उसकी मजम्मत भी की और हुकूमत ने भी की, आम लोगों ने भी की। मतलब किसी ने यहाँ पे ये नहीं कहा जी टेररिज्म इंडिया में हुआ है या दहशतगर्दी हुई है, मासूम लोग मारे गए तो खुशी मनाई जी, नॉट एट ऑल। हर बंदे ने मजम्मत की, ट्विटर सोशल मीडिया भी देखने, इस टीवी शोज में हमने की, सब ने की। और उनको ये कहा गया जनाब कि इंडिया का जो एक स्टाइल है जिसकी बहुत ज्यादा मेरा ख्याल है पेड एरोगेंस है, रूडनेस। वो रूडनेस आपको नजर आती थी कि जनाब कि आपका हमारा मुकाबला क्या, टांट्स करने बस जाएंगे, कुचल के रख देंगे, हम पाकिस्तान का हम हशर नशर कर रहे हैं। ये चीज़ हम सुन रहे थे वहाँ से, जो इस प्रोवोकेटिव उस गुफ्तगू हो रही थी, वो अपने उसमें थे। और उनकी ये बात मतलब सही भी लगती थी उस वक्त 7 मई से पहले कि उन्होंने रफेल जहाज ले रही हैं जनाब, बहुत बड़ी 60,000 करोड़ का वो बताते हैं, वो लेकर आए, फिर उसके बाद मशीनरी, फिर उनके बहुत बड़ी इकोनॉमी है, 700 अरब डॉलर की इकोनॉमी है, पूरी दुनिया उनके साथ बिजनेस करना चाहती है। पूरे अमेरिकन हो, साउथीज हो, यूई हो, यूरोप हो, हर कोई वहां गया बैठा है। उनकी 30-40 करोड़ से ज्यादा मिडिल क्लास है, परचेजिंग पावर है। डेफिनेटली उन्होंने बहुत सारा अपने आप को इकोनॉमी के लिए उन्होंने इंप्रूव किया है। इस दुनिया की तीसरी चौथी पावर है। वो कह रहे थे बहुत जल्द हम नंबर 1 पावर बन जाएंगे इकोनॉमिक वाइज। सो उनके क्लेम ठीक थे, लेकिन साथ में जो एरोगेंस उनको नजर आई है, जब दुनिया ने उनसे पूछना शुरू किया भाई साहब ये जो आप अटैक की बातें कर रहे हैं कुछ सबूत दें, उन्होंने कहा हमें सबूत देने की जरूरत नहीं है, हम कह रहे हो तो मान लें। ये उनका जयशंकर साहब का इसी तरह का एटीट्यूड था वेस्टर्न डिप्लोमेट्स के साथ। उन्होंने कहा यूक्रेन पे अगर रशिया हमला कर सकता है, उसने किसी से पूछा, अफगानिस्तान पे अगर अमेरिकन कर सकते हैं, इराक पे कर सकते हैं, तो अब अगर उस वक्त ईरान वो नहीं था, ईरान नहीं था, अब उनका आर्गूमेंट तो ये ईरान पे कर सकते हैं तो हम नहीं कर सकते पाकिस्तान पे। ये उनका मिलता जुलता इसी तरीके का ये था कि हम भी उतनी ही बड़ी पावर है। सो उसका नतीजा निकला कि दुनिया ने उनको मानने से इनकारी हो गए। वो अगर भाई साहब हमें सबूत दें, वो हमेशा आपको सबूत देने की जरूरत नहीं, वी विल गो एंड अटैक पाकिस्तान। और इंटरेस्टिंगली अगर मोदी साहब की आपने तकरीर सुनी हो, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा हमने तो पाकिस्तान को पहले बता दिया था कि हमने अटैक करना है और ऐसे ऐसे टारगेट है और तवक्को रखे बैठे थे। उन्होंने कहा उसकी वहां की सेना जो है वो हमारी सपोर्ट करने के बजाय कि हमारे साथ मिलकर टेररिज्म खत्म करते, उल्टा हम पे हमला कर दिया। जी, मुझे याद है ये सरप्राइज्ड, उनके सरप्राइज हमने तो बता दिया था, हमने तो बता दिया था आपको हमारा साथ देना चाहिए, हम आपकी मदद कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट कैंप वगैरह हैं, जो टारगेट्स वहां पे किए गए थे। तो पाकिस्तान ने जब दोबारा, आप नोट करें, पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड जरा लेट किया, उनको 3-4 उनको टाइम लगा, स्पेशली नूर खान एयर बेस पे जब उनके अटैक है तो उसके बाद पाकिस्तान ने सीरियस लिया कि नाउ दे मीन बिजनेस और वी हैव टू रिस्पॉन्ड, अदरवाइज तो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम पैदा हो जाने थे। और हमारे वफाकी वजीर कहना शुरू हो गए थे, इंडियन जो कह रहे थे ना कि हमने पाकिस्तान को बताया था, उसके इंडिकेशन अगर आप ख्वाजा आसिफ के बयान पढ़े, उन दिनों में कह रहे थे कि हमें खबरें आ रही हैं कि अगले 48 घंटों में 24 में अटैक होगा। सो पाकिस्तान को भी आइडिया था, थर्ड सोर्स से जिससे भी बताया गया था कि इंडिया में अटैक, या इंडिया ने उनको बताया था कि हम प्रिसाइज कहीं पे बम्बिंग करेंगे, आपने रिस्पॉन्ड नहीं करना। पाकिस्तान पे दबाव भी था, जो कि अमकाना बात थी, जो उनके अपने भी दिफाई तबसरा निगार कह रहे थे। अब कैसे तवक्को कर रहे थे कि किसी मुल्क में आप 7 जगहों पे मिसाइल मारेंगे, अटैक करेंगे, सिविलियन भी वहां पे बेचारे बच्चे औरतें शहीद होंगे, तवक्को करेंगे पाकिस्तान अटैक आपको जवाब नहीं देगा बिकॉज वी आर बिग माइट। फिर पाकिस्तान ने जो रिस्पॉन्ड किया वो अब उसकी मैं डिटेल में नहीं जाना, जो अनएक्सपेक्टेड था पूरी दुनिया के लिए। तो सबसे बड़ी बिग अचीवमेंट हमारी थी और इंडिया की वो नाकामी निकली है जिसपे इंडिया स्टिल इट्स देयर इन शॉक, वो डिप्लोमेटिक वो फेलियर थी। पाकिस्तान के साथ जैसा तैसा भी था मुल्क, इकॉनमी ठीक नहीं है, हमारे बारे में 100 बातें कही जाती हैं, हम कर्जे लेके इकॉनमी चला रहे हैं, करप्शन है, बैड गवर्नेंस है, धांधली सब कुछ है, तो पैकेज है हमारा पूरा मुल्क का। लेकिन दुनिया के 3 मुल्क हमारे साथ खड़े थे ओपनली, चाइना खड़ा था, तुर्की खड़ा था, अजरबैजान खड़े थे। इंडिया ने मुड़ के देखा तो एक मुल्क भी नहीं है, किसी एक मुल्क ने भी उनके साथ खड़े होके ओपनली ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान की वो करते हैं, आपके साथ खड़े होके हम कंडेमनेशन करते हैं या पाकिस्तान को जा रहे हैं या फलाने। नो, नॉट ए सिंगल कंट्री। इस चीज ने भी बड़ा इंडियंस को वो किया, हाल्ट किया कि हम तो अपन ही भगवान समझे बैठे थे, हम तो विश्व गुरु थे कि पूरी दुनिया आएगी और मोदी साहब को विश्व गुरु का टाइटल दिया हुआ था, पूरी दुनिया तो उनसे मशवरे करेगी, अपने मसाइल हल करवाएगी और हमारे बगैर तो दुनिया का काम ही नहीं चलता। सही। हालांकि कि एक मुल्क हमारे साथ, सो देयर वाज ए बैकलैश जो अपोजिशन पार्टीज ने वहां पे किया, जिसका उनको पॉलिटिकली तौर पर भी हुआ और उसका गुस्सा हमें नजर आया। मोदी साहब ने जब अभी पिछले दिन जब देखा पाक ईरान
लेकिन सॉरी, जब आपके ईरान और अमेरिका के वार मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होने शुरू हुए, अनदर एक बिग जोड़ जिसका अगेन गहरा ताल्लुक है उससे मे वार से, कि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी अमेरिकन की आंख में बड़ी, दुनिया की आंख, वो हर कोई बहादुर की इज्जत कहता है, वो कहते हैं ना बहादुर आदमी की या मुल्क की चीजें देखे, छोटा सा मुल्क का टकर गया भाई। तो ट्रंप ने फिर उनको बुला लिया, फिर दुनिया ने बुलाना शुरू कर दिया, फिर हमारे साथ मुआहदे होना शुरू हो गए, फिर हमारे जहाज बिकना शुरू हो गए। कहाँ उसकी बौखलाहट तो आपने देखी थी, जो जयशंकर साहब ने एक निहायती लो लेवल किस्म की जो है वो बात की थी, तो वो बौखलाहट का ही जो है वो एग्जैक्टली दैट्स माय पॉइंट, कि जिसपे उनकी अपोजिशन और उनकी लीडरशिप और इंडियन अपने मीडिया ने भी, उनके दानिशवरों ने भी, उन कमेंटेटर ने उसको बुरा भला कहा कि भाई साहब अगर मुज़ाकरात करवा रहे हैं सबका फायदा है, चलो मतलब वो कहते शरीका अपनी जगह पे, साड़ अपनी जगह पे, हसद हमें भी होता होगा, मान लिया हर इंसान में हर मुल्क में होता है, लेकिन काम अच्छा कर रहे हैं उनको करने दे। आपसे तो किसी ने पूछा नहीं है, विश्व गुरु से पूछा नहीं है, और फायदा उनका अपना भी है, तो डेफिनेटली पूरी दुनिया का फायदा हमारा भी है, उनको भी ऑयल सप्लाई जाती है, खाद उनको जाने, खाना पीना जो भी इंपोर्ट करते हैं उनको भी जाता है, एक्सपोर्ट करते हैं। सो वहां पे उनके लिए ये बहुत बड़ी वो थी। हमारे लिए जो मतलब उनको फील हुआ आइसोलेशन, मैं समझता हूँ सबसे बड़ी, बाकी चीजों के रफेल का गिरना, ट्रंप साहब का फिर रोजाना की उन्होंने कमेंट्री शुरू कर दी 60-70, अभी भी कहा है 2-3 दिन पहले, आते जाते वो नमक उनके जख्मों पे छिड़कते रहे। आज बाय द वे जो ISPR की एक ब्रीफिंग थी, उसमें जो है वो एयरफोर्स के चीफ भी जो है वहां पे मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मैं इस बात की तस्दीक करता हूं कि पहले तो हम 6-0 कह रहे थे, 8 तैयारे जो हैं वो गिराए, जिसमें से 4 जो हैं वो रफेल है, तो उन्होंने भी जो है वो इस बात की आज जो है मीडिया पे तस्दीक की। 4 रफेल गिराना जो मॉडर्न मशीनरी समझी जाती है, दुनिया भर का मॉडर्न जहाज समझा जाता है, उसकी तो मतलब बट्ठे बैठ गया रफेल का। रफेल का सामने उसकी स्टॉक प्राइसेस जो है वो नीचे गिर गई, और जो है वो और चाइना की हमने देखा जो उनके जहाज टेक्नोलॉजी थी जिन्होंने आए, बल्कि रफेल तो उसके बाद उड़े नहीं है, इन्होंने तो उड़ाया नहीं है। और हमारी फोर्सेस उस वक्त कह रही थी हम चाहते तो ज्यादा से ज्यादा गिरा सकते थे, हमने जानबूझ के एस्केलेशन को उस लेवल पे नहीं जाने दिया कि ज्यादा इनको गिराया जाए, हमने उतने मिनिमम सिर्फ एक उनको मैसेज दिया है वहां पे। सो एरियल जो आपकी बढ़तरी थी पाकिस्तान ने वो साबित की। अब ये तो हमारे गेन थे, उनका गेन एक पॉलिटिकल था, तो मैं समझता हूँ वो पॉलिटिकल महाज पे वो कामयाब रहे, इंटरनल। इसके बाद जितने उन्होंने एक मिथ थी कि पाकिस्तान के हवाले से कांग्रेस को खराब करना था, कि कांग्रेस जो है वो हमेशा पाकिस्तान को वो अपीज करती है, अटैक्स हुए कांग्रेस के दौर में भी इंडिया में, लेकिन उन्होंने कभी पाकिस्तान पे कोई हमले जंग नहीं की। हम करेंगे, मोदी साहब ने 2014 में कहा था कि अगर बीजेपी आई मैं हूं तो हम ये मिथ तोड़ देंगे कि हम वही वाली बात घुस के मारेंगे, अटैक भी करेंगे, हमारे अंदर दहशतगर्दी होगी, हम जाएंगे। उन्होंने ये बात साबित करके दी, 2019 में भी की, जिसका पाकिस्तान ने फिर रिस्पॉन्ड किया, और उनके पायलट साहब पकड़े गए थे, हमने उनको वापस किया इज्जत एहतराम के साथ कि भाई साहब ले जाए अपना शेर बहादुर जो है। अब की दफा फिर हुआ, फिर रिस्पॉन्ड किया। इस चीज को उन्होंने और पॉलिटिकली कैश करवाया है। उनके जो फॉलोअर्स है उन्होंने कहा देखा हमने पाकिस्तान को जाके जवाब दिया, हमने जो कैंप थे उन पे अटैक किया, अपनी उन्होंने नाकामी रफेल शफेल का जिक्र ही नहीं है, कभी आपने उनको मुंह से रफेल सुना ही नहीं है। ये नेवर मेंशन है, दुनिया ने मेंशन किया, पूरे उनके इवन रफेल कंपनी ने किया, अमेरिकन कंपनीज ने किया, इंडिपेंडेंट तमाम इदारे जो रिलेटेड हैं उन सब ने किया। इंडिया ने आज तक नाम नहीं लिया, हमारे पास ऐसे शो किया कि कभी हमारे पास रफेल थे ही नहीं, आज तक जिक्र नहीं है। लेकिन उन्होंने अपने लोगों को बता दिया कि अगर पाकिस्तान के साथ कोई जाके जंग लड़ सकता है, जहाज भेज सकता है, कोई जितना भी उनका नुकसान हो वो हम है। ये इस चीज का उनको वहां पे इलेक्शंस में फायदा हुआ है, बिहार के इलेक्शन में हुआ है, असम के इलेक्शन में हुआ है। अभी हमने जो सबसे बड़ी उन्होंने वो जो की है एक बहुत बड़ा सेटबैक किया है, उनको बंगाल में हुआ है, वेस्ट बंगाल में जो ममता बनर्जी को उन्होंने उनकी पार्टी को उनको इतने बाद उन्होंने उनको शिकस्त दी है। सो पॉलिटिकली दे हैव गेन्ड, वहां पे उनके जो मकासद थे, जंग लगी इसलिए थी, उस वक्त भी लोग कह रहे थे, इंडिया में अपोजिशन मीडिया कह रहा था कि जंग इसलिए ये लड़ना चाहते हैं कि स्टेट्स के इलेक्शन है, जब भी वो कहते हैं वहां पे कोई वोटिंग होने से पहले वो कहते हैं कोई ना कोई महाज पाकिस्तान का बन जाता होता है, कोई वोटिंग तो नहीं हो, कोई मतलब वोट तो नहीं होने लगा, पाकिस्तान के खिलाफ जंग का माहौल बन रहा है। सो पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ के उन्होंने, जिसका जो भी नुकसान उनको हुआ है नहीं हुआ वो नहीं मानते, कम से कम पोलिटिकली तौर पर मोदी साहब के जो मकासद थे लोकल वो उन्होंने हल किए हैं, वो उन्होंने अपना होल्ड जो है पावर पे वो उन्होंने पक्का कर दिया। लास्टली मैं जरा पाकिस्तान के गेम्स पे जरा आ जाऊं, जरा थोड़े से आलमी लेवल पे मतलब हमें पहली दफा सीरियस लिया गया है। अब हम पूरी दुनिया के मुज़ाकरात करवा रहे हैं, लोग अब हमारे पे ट्रस्ट करना शुरू हुए हैं। दुनिया भर में हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, थोड़ा सा पाकिस्तानी पासपोर्ट दिखाते हैं, अब इज्जत करते हैं, हमारी इंक्वायरियां नहीं होती। पीस मेकर जो है वो आपको देखा जाता है, पीस मेकर के तौर पर इन्फ्लुएंस बढ़ा है। सबसे बड़ा जो फायदा हुआ है वो हमारे एस्टेब्लिशमेंट फौज को हुआ है, जो उस पर तनकीद होती थी, इतना बड़ा जी आप बजट लेते हैं, पेंशनें लेते हैं, मतलब दिफाई आपको पैसा सारा आपको जाता है और फिर आप लोग क्या करते हैं, ये तनकीद आती होती थी उन पे। उन्होंने वो भी तनकीद का जवाब भी दे दिया, पूरे मुल्क ने कहा कि ठीक है जी पैसे लग रहे हैं, 4 पैसे लग रहे हैं, लेकिन चीज़ बन के लड़कों ने अपना
जो जस्टिफिकेशन हमें मतलब वही है ना कि जो वो क्रिकेट में कहते थे ना कि पूरी दुनिया से हार जाए, इंडिया से मैच नहीं हारना। वैसे ही था कि जनाब आपको इसी काम के लिए आपने मतलब फौज थी कि इंडिया के साथ आपने जंग नहीं हारनी। सो वो आपकी प्रेस्टीज बढ़ी है, आपकी रेपुटेशन बढ़ी है, सबसे बढ़कर कि आपने अगर यहाँ फील्ड मार्शल साहब का ओहदा जो है ना वो भी इसी ही जंग की वजह से आसिम मुनीर साहब को मिला है। और जो उसके बाद एक उनको 3 वो मतलब पूरी की पूरी 3 सर्विसेज का वो बनाया गया है, CDS जो बनाया गया जिसके वो चीफ हैं, वो भी उसी वजह से हुआ है। पाकिस्तानी हुकूमत हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, फौज हो, जनरल आसिम मुनीर साहब हो, ये सारी स्ट्रेंथ आपको मे की वार से मिली है। इट वाज अ गेम चेंजर। मैं ये समझता हूँ हैड आई बीन, मैं अगर प्राइम मिनिस्टर साहब की जगह होता या उन चीफ साहब की जगह, जंगे अपनी जगह पे, मैं तो एक लेटर ऑफ थैंक यू जरूर भेजता, गुलदस्ता भी भेजता और यहाँ से मैंगो भी भेजता मोदी साहब के लिए कि जनाब आपकी बड़ी मेहरबानी, हम इंटरनल मसाइल में फंसे हुए थे, हमारे पे बड़ी तनकीद हो रही थी, हमारी भी चीजें हो रही थी, कौम का लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, हमें लगता था हम नहीं लड़ सकते, जंग नहीं लड़ सकते, जंग खुदा ना खासा नहीं लड़ी जानी चाहिए। आपने बड़ी मेहरबानी की जनाब, हमें मौका फराहम किया, हमने अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकें। हर वक्त पिछले 78 साल से एक ही तनकीद होती थी कि हमारी एस्टैब्लिशमेंट फौज जो है इंटरनल पॉलिटिक्स में वो करती है, शायद इसको अपना दिफा का काम नहीं आता, लेकिन जिस तरह का सरप्राइजिंग उन्होंने विक्ट्री दी है, पूरे मुल्क का नक्शे बदल गया है, फजा बदल गया, और नुकसान इसमें जो सबसे बड़ा हुआ है पॉलिटिकली तौर पर, वो PTI जो है ना वो सारे का सारा वो जो उन्होंने अपना एक टेम्पो बनाया हुआ था, चीजें बनाई हुई थी, उनको हुआ, हुकूमत को फायदा हुआ, वो पीछे रह गए। एस्टेब्लिशमेंट ताकतवर हुई है, मैं समझता हूँ इसी जंग की वजह से हुई है। बहरहाल इस पे बहुत सारी लंबी बात हो सकती है, मैं इतने टाइम में मेरा ख्याल है इतना ही बताया जा सकता है, और भी हो सकता है कि और क्या बेनिफिट्स हुए, सबको नजर आ रहे हैं। हाँ। सबसे बड़ा ये है कि हम उस एहसास से कमतरी से निकले हैं, और जो भारत के साथ हम हमारी आर्मी या हमारी, हालांकि हम पीस मेकर हैं, आपको पता है हमेशा पीस की बात की, बट वंस द वॉर इज इम्पोज्ड अपॉन यू, ये ज्यादती थी कि आपने और डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने की कोशिश और ख्वाहिश जो है वो हमेशा जाहिर की भारत ने, आज वो खुद जो है डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड नजर आ रहे हैं। और आई थिंक ट्रम्प कार्ड जो है वो क्लासा साहब ये भी था कि हमने इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की बात की शुरू से, पहले दिन से, जिसको बहुत सराहा गया इंटरनेशनली भी। तो एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी को हमने कहा कि हम सपोर्ट भी करेंगे, और इसको जो है वो जो इंटरनेशनल मीडिया है या इंटरनेशनल जो फोरम्स हैं उस पर इस बात को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गया, लेकिन भारत जो है इस पर नहीं माना। एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, और ब्रेक के बाद जो है, जो जैसा कि क्लासा साहब ने जिक्र किया कि बीजेपी को गुज़िश्ता दिनों में बड़ी कामयाबी मिली है, 4 रियासतों में जो है वो इलेक्शन हुए, और सरप्राइजिंगली मगरबी बंगाल, जहां पे तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी जो है एक अरसे से 15 साल से जो है बल्कि उनका इक़्तिदार था, जो अब ख़त्म हुआ है, और लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है बीजेपी को। तो ये बड़ा सरप्राइजिंग रहा। एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद इस टॉपिक को मज़ीद डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, एक और अहम खबर है वो आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। गुज़िश्ता दिनों में जो है वो भारत में इलेक्शन हुए, 4 रियासतों में इलेक्शन हुए, और यहाँ बीजेपी को सरप्राइजिंगली लैंडस्लाइड विक्ट्री जो है वो मिली। खास तौर पर मगरबी बंगाल वाज अ बिग सरप्राइज, जहाँ पे तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी जो है वो 15 साल उनका इक़्तिदार जो है वो इख्तिताम को पहुंचा, 2011 से जो है वो वहाँ पर CM थी। ये एक बड़ा जो है वो सरप्राइज इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि वेस्ट बंगाल जो है उसको समझा जाता है कि वो एक ऑपोजिशन है टू बीजेपीज हिंदुत्व पॉलिसी, जो उनकी एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी है उनके खिलाफ। क्लासा साहब कैसा देख रहे हैं आप इसको? कहा जाता है, जैसे कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी आज रिपोर्ट किया, कि ये मोदी का एक बहुत पुराना ख्वाब है जो कि पूरा हो रहा है। आप कैसा देख रहे हैं इसको? अब हम अपने साथ पाकिस्तान में इंडियन पॉलिटिक्स पे उतनी बात नहीं होती जितनी इंडिया में पाकिस्तान के बारे में होती। कुछ चैनल उठाएं, व्लॉग उठाएं, कुछ उठाएं, उनका सारा उनकी सियासत, उनका मीडिया, उनकी सब चीजें जो है ना वो पाकिस्तान पे चलती हैं। पाकिस्तानी मीडिया हो, पब्लिक हो, पॉलिटिशियन इतने अपसेस हम नहीं है जितने वो हैं, बल्कि बहुत सारे लोग टांट्स कर रहे थे। मैं नुसरत जवेद साहब को स्पेशली, हमारे बड़े मेहरबान है, सीनियर हैं, मैं उनका ट्वीट्स देख रहा था, वो इस चीज़ पे खुश नहीं थे, और ठीक खुश नहीं थे कि इंडिया में इतने बड़े एक अपसेट हुए हैं वहाँ पे, बहुत बड़े तमिलनाडु में हुआ है, उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। फिर वहाँ पे वेस्ट बंगाल में उसमें ये ममता बनर्जी जो है वो इलेक्शन लूज किया। बीजेपी ने पहली दफ़ा वहाँ पे उन्होंने अपनी, मेरा ख्याल है अगर मैं गलत नहीं कह रहा था उसमें सही कह रहा हूँ, कि उन्होंने हुकूमत बनाई है वेस्ट बंगाल में जाके। अब तक तो नॉर्थ से सेंट्रल तक थे, अब तो साउथ तक वो चले गए हैं उन एरियाज में। सो उन ऑलमोस्ट इस वक्त मोस्ट ऑफ द, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, जो मैं ये चीजें देख रहा था, तो 22 से 23 स्टेट्स जो है वो बीजेपी के पास आ चुके हैं। 2-4 बच गई अपोजिशन के पास हैं, जो रियासतें हैं जो मेन है, मेजर चीजें। सो मोस्ट ऑफ द टाइम वो इस वक्त
बीजेपी इज इमर्जिंग एज अ सिंगल एक रूलिंग पार्टी के जिसकी अपोजिशन ही तकरीबन खत्म हो चुकी है। वो कहते हैं विद रवे जैसे कहते हैं बिखर के रह गया, अब उनको समझ नहीं आ रही हम करें क्या। सही अभी जो आपने बात की है ना इसी पे कि ऑपरेशन संदूर का हमारा अपना एक वर्जन ऑफ इवेंट्स है जो हमारे मुताबिक है और पूरी दुनिया ने भी उसको सपोर्ट किया, उनका डिफरेंट है। इन्होंने वेस्ट बंगाल में भी और वहां पे असम में भी और दीगर में भी ऑपरेशन संदूर को इस्तेमाल किया है बड़े कैंपेन के ये मेन हिस्से। हमने तो पिक ही नहीं किया ना, हमें मतलब यहाँ पे हमारे जैसे मैंने कहा जो इंडिया का मसला है जी हमारा कि हमारे अपने मसले काम में हम इंडिया का इलेक्शन वो करें, लेकिन हमें इन चीजों पे आंख रखने की जरूरत है कि इंडिया में जो भी चेंजेस आती हैं उनका अल्टीमेटली इम्पैक्ट पाकिस्तान पे आना होता है। ऑपरेशन संदूर शुरू किया गया तो उसकी मेन रीजन जैसे मैंने पहले पार्ट में कहा था, उसकी मेन रीजन यही थी कि अगले एक साल में 4 स्टेट्स के इलेक्शन आ रहे थे, इसलिए पाकिस्तान के साथ जंग करनी जरूरी थी। बेवकूफ वो भी नहीं थे, उन्हें भी पता था कि क्योंकि उन्होंने कुछ उसके साथ अपना नैरेटिव बनाना था ये दिखाने के लिए जो मैंने कहा एक मतलब कि हम जाके वहां पे घुस के मार, ये उन्होंने नारे यूज किए कि हमने घुस के मारा, जो उनका था हम गए घुस के पेशाब, उसके बाद जो कोई अपने उनके जहाजों तैयारों के साथ हुआ वो नहीं बता रहे, वो वहां तक कहानी नहीं बताई। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज जो हुई है जो उनके नारे थे, अब उन्होंने नारा मारा बंगाल में या आसाम में, उन्होंने कहा जनाब कि आप देश के साथ या गद्दारों के साथ, ये बीजेपी का नारा था वहां पे, देश के साथ गद्दारों के साथ। जब नेशनलिज्म को आप वो करते हैं ना कि हम ही हैं जो हिंदुस्तान को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम ही हैं जो पाकिस्तान को सबक सिखा सकते हैं, हम ही हैं जो घर में घुस के मार, क्योंकि कांग्रेस हो या ममता बनर्जी हो या दीगर लेफ्ट की पार्टीज हो, वो इस तरह की एक सुपर नेशनलिस्टिक रिलीजियस बेसिस पे पॉलिटिक्स को उन्होंने इस तरह कभी नहीं किया। सो ये उसको एक्सट्रीम पर लेकर गए, लोगों को जज्बात भड़काने के लिए। सबसे बड़ा जो अपसेट है जैसे मैंने कहा वो तो बंगाल में हुआ है जिसकी तवक्को नहीं की जा सकती। बाद में उन्होंने उनको प्लस ये भी कहा इनका ममता बनर्जी पे कि इनका जो दहशतगर्द थे उन पे हाथ हौला रखा है इन्होंने, सॉफ्ट हैं टुवर्ड्स मुसलमानों के तरफ सॉफ्ट हैं, हम जो हैं साफ जरा एक नेशनलिस्टिक या सख्त उसमें आके अप्रोच रखते होते हैं। प्लस उन्होंने जनाब के ये जो ऑपरेशन संदूर था, हमने पहलगाम की जो बेवाएं थी वो बेचारे जिनका भी वी फील सॉरी फॉर द फैमिलीज, हमने उनकी बेवाओं का इंतकाम लिया। ये 3-4 नारे जब उन्होंने बना के उनको ऑपरेशन संदूर से मिल गए थे, जो उन्होंने सेल करने थे, जो उन्होंने किए और कामयाबी से किए हैं उसका। सो इसके पीछे हमेशा एक पॉलिटिकल रीजन थी वार के पीछे। अब ममता बनर्जी जो है वो मैं अगर जल्दी से तमिलनाडु पे भी जाते हैं, यहाँ पे तमिलनाडु में भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुए, वहां पे भी जो एक पूरी डेंसिटी थी वो वहां पे उन्होंने उनके खिलाफ एक रिवोल्ट करने वाले कौन है, फिल्मी एक्टर हैं। मजे की चीज है नेपाल में चेंज आई जो हमने फिर यहाँ पे चीजें डिस्कस नहीं की। नेपाल में 32 साल या 33 साल जो लड़का था वो सिंगर था, एक सिंगल लड़के ने पूरी नेपाल में उसने इलेक्शन जीत लिए, वहां पे डेंसिटी या वट जो भी कहें उनको अपसेट किया। इधर हमने वहां पे देखा एक एक्टर थे फिल्मों के, तमिल फिल्मों के इसमें तमिलनाडु में, उन्होंने वहां पे अपसेट कर दिया। इधर जाके बीजेपी ने वहां पे उन्होंने ऑपरेशन संदूर के नारे मार के वो ले लिया। तो ममता बनर्जी साहब है ये 2011 में, इससे पहले ये कांग्रेस का हिस्सा थी और कांग्रेस पार्टी ऑफ जो इंडिया जो थी उसका वहां पे मार्क्सिस्ट जो थे उनकी 34 साल से हुकूमत थी, इन्होंने उनको डिफीट किया था। अब खुद 15-16 साल बाद ये डिफीट हो गए। एक पर साइकिल भी होता है, लोग इनकम्बेंसी फैक्टर भी होता है, लोग तंग भी आ जाते हैं। जितना भी अच्छा काम करके देखें, पीपल गेट सिक ऑफ योर पिक्चर्स, योर वीडियोस, योर तकरीरें, आपके बयान, सोशल मीडिया पोस्ट, हर वक्त लोग देख के थक भी जाते हैं। इनकी जो अब वहां पे उसकी डिफीट की जो रीजन बनी है, जो वही मैंने जो मेन चीजें नजर आ रही है, एक तो वही बताया गया ऑपरेशन संदूर को किया, फिर मुसलमानों के साथ इन्होंने जो इनका सॉफ्ट रवैया अप्रोच थी बीजेपी की पॉलिसीज के हवाले से, प्लस उनको ये है कि जनाब सेंटर पावरफुल होगा, डबल स्ट्राइक तो होगा तो पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। तो ये चीजें भी उनके लिए बनी। हालांकि जब इनका राइज हुआ था तो टाटा ग्रुप जो है वो कार वहां पे मतलब कारों का वो बनाना चाह रहा था, फैक्ट्री बनाना चाह रहा, जिसके लिए उस 400 एकड़ किसानों की जमीन ली गई थी जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने ली थी वेस्ट बंगाल में जो थे, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाना शुरू की। वहां से जब ये वजीर आला बनी, इन्होंने सारी की सारी जमीन जो है इन्होंने वापस की, किसानों को वापस की। लेकिन फिर बाद में ऐसा ऐसा जो हुकूमत करते हैं, स्कैंडल भी बनते रहते हैं, चीजें भी होती रहती हैं, लंबा अरसा। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा अगरचे वो अपोजिशन जो है वो धांधली के इल्जाम भी लगा रही है, इलेक्शन कमीशन की भी धांधली थी, वोटर्स की भी धांधली थी, खुद भी उन्होंने, अच्छा इंटरेस्टिंगली खुद भी इलेक्शन हार गई है। वो इंदिरा गांधी भी इलेक्शन हार गई थी एज प्राइम मिनिस्टर 77 में, तो ममता साहबा जो है अगर प्रोविंशियल स्टेट इलेक्शन है वो भी हार गई है, वहां पे इलेक्शन जो है वहां पे हारी है। और इनको कभी वहां पे जो टाइम्स की 100 वुमेन ऑफ
वो नहीं होता जीआर का होता है, उनमें इनका नाम शामिल था, ममता अच्छा। बनर्जी। वेरी मतलब हालांकि वेरी सिंपल सी लगती थी, लेकिन वेरी वो कहते हैं डिफाइंड, एनर्जेटिक एंड पावरफुल वन, सादा सी आपको नजर भी आती थी। सो वहां तो रोला पड़ा हुआ है बंगाल में कि ये हुआ क्या है, बॉर्डरिंग बांग्लादेश है, वहां से वो भी आते हैं, बंगालीज भी आते हैं, जबान हाँ। एक बोली जाती है। बॉर्डरिंग एरियाज में बीजेपी या इनके ममता के जो अपोनेंट्स हैं उन्होंने सीटें जीती हैं, क्योंकि बॉर्डरिंग एरिया वाले जो है ना वो उनके इमिग्रेंट्स के आने से ज्यादा हार्ट होते हैं। सो देयर वर मेनी फैक्टर बट दे वन। अब आते हैं जरा तमिलनाडु पे। तमिलनाडु साहब पे जो एक्टर साहब जीते हैं उनका नाम है विजय। अच्छा, विजय फिल्म इंडियन फिल्मों का बड़ा कॉमन नाम है, और हमेशा अमिताभ बच्चन का नाम ही होता था फिल्मों में हीरो के तौर पर। आपने बहुत फिल्में देखी। मुझे बड़ा शौक है, अब मुझे सुनने वाले कहेंगे कि जनाब उस पे बार मुझे अच्छा खासा शौक है जी। तो उसमें से जनाब के हर फिल्म में आप देखेंगे कि विजय नाम जरूर होता है। अच्छा, विजय नाम रखने के पीछे एक वजह है, एक तो ठीक है बड़ा खूबसूरत नाम, अपने मीनिंगफुल है बड़ा, लेकिन ये ना फिल्मों में नाम ऐसे रखे जाते हैं वन लाइनर होने चाहिए, व्यूअर को सोचना ना पड़े, जहन में वो टिक जाए। अच्छा, फौरी तौर पर टिके आपको। मतलब अमिताभ बच्चन के मोस्ट ऑफ द देखेंगे फिल्मों में जो हिट फिल्म है विजय नाम है, इन्होंने माँ बाप ने इनका नाम है विजय रख दिया इन भाई साहब का। इन्होंने जब आपको वहां पे 30-40 साल फिल्मों में काम किया, 69 के करीब इन्होंने मूवी की। एक दिन वो थक गए, वहां यार काफी हो गया, सियासत करते हैं। अच्छा, इससे पहले इन्होंने जब कुछ अर्सा पहले एक फैन क्लब बनाया था। ओके, तो फैन क्लब के उन्होंने कहा लोकल इलेक्शन लड़े, उन्होंने पूरी मतलब वहां से कि आप भी ये फिल्मों में काम करो। फिल्मों के वन ऑफ द मोस्ट एंड हाईएस्ट पेड एक्टर थे। अच्छा, पॉपुलर एक्टर है, बहुत बड़े तमिल फिल्मों के बहुत बड़े एक्टर होते हैं, अच्छे खासे पैसा लेते थे उनमें से। और जैसे मैंने कहा 65 फिल्मों में किया है, हीरो के तौर पर करते रहे सारा। उन्होंने जनाब एक फैन क्लब बना लिया। फैन क्लब के तहत उन्होंने वहाँ लोकल जो इलेक्शंस हो रहे थे, लोकल बॉडीज के बट काउंसिल के जो, उन्होंने वहां पे अच्छी खासी सारे इलेक्शन जीत गए। सही। उसके कुछ अर्से बाद उन्होंने 2000 अभी की बात है 24 वो सियासत ये मतलब फिल्मों से रिटायरमेंट, अब हम सियासत करेंगे। जनाब वो सियासत में आए। हाँ। 2 साल के अंदर अंदर उन्होंने अपनी पार्टी बना के वो उनको हराया है, जिन पॉलिटिकल पार्टीज को। इनके बाप दादा भी वजीर आला थे जिनको इलेक्शन में हराया। अगरचे उनके 108 सीटें आई हैं, तमिल असेंबली में 118 चाहिए, अभी वहां रोला पड़ा हुआ है, कोई कांग्रेस भी सपोर्ट दे रही है, अपनी सीटें दे रही है 5 के करीब, कुछ और भी 118 सीटें चाहिए तमिल असेंबली में अपना वजीर आला बनाने के लिए। 108 इनके पास है, लेकिन वो जिनके अगेंस्ट थे ये एमके स्टालिन सीएम थे, जो स्टालिन साहब है, वैसे नाम तो बड़ा मतलब है वो और ये भी 2021 से थे ये सीएम। ये लेकिन इनके बाप दादा भी थे। इनके बाप दादा ये मतलब डेंसिटी थी आज की नहीं, इनके बाप भी थे और मेरे दादा भी थे, अपना बेटा भी इनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर था। सो दे हैव वेरी स्ट्रांग होल्ड वहां पे। सो विजय साहब ने जनाब वो जो एक्टर साहब हैं उन्होंने आके 2 सालों के अंदर अंदर तख्ता उलट दिया सर, वो कर दिया। नेपाल वाली मैं कहानी आपको सुना चुका हूँ। बीजेपी ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे जनाब 3-4 रियासतों के इलेक्शन जीत लिए। तो ये इंटरनेशनली तो आइसोलेट कर दिया, और यही तनकीद होती भी है, जो ऑपोजिशन जमाते हैं वो यही तनकीद करते हैं मोदी साहब पे कि इंटरनेशनली आपको कोई परवाह नहीं है, आपने हमें आइसोलेट कर दिया है ताकि आपकी इंटरनल सियासत जो है उसको जो है वो आप चलाते रहे, और वो चल गई है, वो उन्होंने दिखा दिया, प्रूफ कर दिया। इस मामले में जो प्लान किया था मोदी साहब ने, या अमित शाह साहब ने, अजीत डोवल साहब ने, राजनाथ साहब ने, उन जोर बैठ के थिंक टैंक ने किया था कि जी अगले रियासती 4-5 इलेक्शन जीतने हैं 1 साल में, तो पाकिस्तान के साथ जंग लड़ लो, कोई ना कोई कर लो काम। जिस पे पहलगाम का बहुत सारा वो कहा भी जाता है वहां पे जनाब किधर गए हैं जिन्होंने मारा था, आज तक पकड़े नहीं गए कहीं से। मतलब पाकिस्तानी बॉर्डर से 200-250 किलोमीटर अंदर जाके उन्होंने वारदात कर ली, गायब हो गए, वहां भी क्वेश्चन है। तो बहुत सारे तो कहते हैं कि फॉल्स फ्लैग था कि आपको इलेक्शन जीतने थे, पाकिस्तान के साथ फड्डा लेना था, कोई ना कोई चक्कर चलाना था। पर जो भी चक्कर चलाया है वो चल गया है इंडिया में, वो चल गया। उन्होंने देश के साथ है या गद्दार के साथ, अब ये नारा मारेंगे तो सारे बीजेपी को वोट देंगे। बिल्कुल। और जबकि अभी धांधली के भी इल्जाम लग रहे हैं, क्योंकि अपने पीक पे भी जो है वो ये वाली रियासतें नहीं जीते मोदी, जो वो अब जीत गए हैं, और जबकि अब जो है वो अलायंस के साथ जो है वो पावर में है। एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाजरीन। जो एक करंट वफाकी वजीर और साबिक वफाकी वजीर है, उन दोनों पर कुछ इल्ज़ामात लगे हैं पिछले कुछ दिनों में। दोनों ही इल्ज़ामात की जद में हैं। एक तो वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी साहब हैं, और इसके अलावा साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक भी जो है वो इसमें शामिल है। अब दोनों ने जो है वो साइबर क्राइम एजेंसी का रुख किया है। हनीफ अब्बासी साहब ने अपने बेटे से रिलेटेड जो कोई कारोबार है उससे मुतल्लिक जो सोशल मीडिया पर खबरें हैं उसके
हवाले से वो गए हैं और 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के हवाले से जो साद रफीक साहब पे इल्जामात लग रहे थे या जो भी उनके हवाले से बातें हो रही थी, उस हवाले से वो गए हैं और उस हवाले से उन्होंने एक ट्वीट भी किया है। उनका कहना है कि वो कुछ देर पहले इस्लामाबाद में NCCCI जो कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसके हेडक्वार्टर वाकई श्रीनगर हाईवे उन्होंने विजिट किया और उन्होंने कहा कि पीका एक्ट 2016 के तहत जो है वो इन अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जा रही है जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन 1 एवेन्यू प्रोजेक्ट में मेरे खानदान, मेरे किसी स्टाफ मेंबर या नाम नहाद मीडिया मैनेजर के नाम पर या हमारी जानिब से किसी भी किस्म की सरमायाकारी या असासों के हवाले से हमारी किरदार कुशी की मज़मूम मुहिम चलाई है। उनका कहना है कि मेरा कोई मीडिया मैनेजर जो है वो नहीं है, इस हवाले से मैंने कोई बयान नहीं दिया है। तो ये दोनों हजरात जो हैं, दोनों वफाकी वजीर हैं, एक साबिक हैं, एक करंट वफाकी वजीर हैं, वो दोनों जो है वो इल्ज़ामात की जद में थे और दोनों ने जो है वो अब साइबर क्राइम एजेंसी का रुख किया है इस हवाले से। बल्कि हनीफ अब्बासी साहब ने तो लीगल नोटिस जो है वो भी जारी कर दिया है। तो देखते हैं इसका क्या होता है और इस हवाले से कोई अपडेट आएगी तो वो भी आपको बताते रहेंगे। आज के लिए इतना ही नाज़रीन, पीर को आपसे फिर मुलाकात होगी।